नमस्कार दोस्तों, द गाइडेंस क्लासेस के यूट्यूब क्लास पे आपका स्वागत है। और हम लोग पहले 2 सेशन हमारा चल चुका था, 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे। तो हम लोग परसेंटेज में ही आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने सीट फर्स्ट का टोटल 5 क्वेश्चन करवा दिया था। अब आगे के बारे में आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक संख्या में, क्वेश्चन है ये, यदि एक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है, यदि एक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो वह खुद का 116% हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि एक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या खुद का 116% हो जाती है, ठीक है ना। खुद का 116% हो जाती है तो वह संख्या क्या है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अप्रोच कैसे करना है सो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला काम क्या था हमारा कि हम लोग सबसे पहला क्या करते थे, परसेंटेज को पकड़ लेते थे। जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते थे तो जो भी आपका परसेंट में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सबसे पहले पकड़ लेना है। अब 116% का मतलब क्या होता है सर? 116% का मतलब होता है 116/100 होता है ना। अब देखो 116/100 है। 116/100 का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में और ये कटेगा 29 बार में। किससे? 4 से डिविजिबल है दोनों, ये 25 बार में और ये 29 बार में। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो समझना। एक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है। एक संख्या है उसमें 20 की वृद्धि की जाती है। अब हम पहले आपको पहला 2 सेशन में बताए हुए थे कि संख्या में 20 का वृद्धि करना है तो जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम लोग संख्या मान लेते हैं। मानते हैं नहीं मानते हैं? तो हम मान लिए कि मान लो कि 25 यूनिट संख्या है, 25 यूनिट संख्या है। अगर हम उसमें 20 की वृद्धि करते हैं, 20 का वृद्धि करते हैं तो वह खुद का 116% हो जाता है। और खुद का 116% का मतलब क्या? ये 29 यूनिट हो गया और ये 29 यूनिट हो गया। मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट का जो वैल्यू, अगर हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो 20 = 29 यूनिट माइनस में 4 यूनिट होगा, 25 यूनिट होगा। और अगर इसको घटाएंगे तो 20 = कितना हो जाएगा आपका? 4 यूनिट। और 4 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 आएगा या नहीं आएगा सो बताइए। क्लियर है? 1 यूनिट का वैल्यू जब 5 आ गया तो हमसे पूछा गया कि बताइए संख्या क्या है। तो संख्या पूछा गया है आपसे, तो संख्या क्या है? संख्या हम माने हुए थे 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 यूनिट का जो वैल्यू होगा सो 25 × 5 अर्थात 125 यूनिट, 125 हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या जो है सो 125 हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ ये बताइए। देखिए कुछ करना नहीं है इसमें। 116% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 29/25। हमको पता है कि क्वेश्चन में बोला गया कि यदि एक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है, 20 की वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वह खुद का 116% हो जाता है, ठीक है ना। वह खुद का 116% हो जाता है। मतलब कि संख्या था 116, यानी कि अगर मान लेते हैं कि संख्या 25 है तो अगर उसमें हम 20 का वृद्धि करेंगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है ना। अपना 116% हो गया ये। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा कितना आपका? 5। और जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 125। लेकिन देखो इसमें अगर आपको अप्रोच करना है, ये आप समझ गए होंगे। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक बेसिक मेथड है इसका, ठीक है ना। ये क्या है आपका? बेसिक मेथड। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, अगर एग्जाम में जाओगे तो इतना लंबा तो नहीं करोगे ना बैठ करके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है सो बताते हैं आपको। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको ये आपको पता चल गया होगा सॉल्व आपको कैसे करना है। अब देखो
बोल कह रहा है कि जब एक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है, एक संख्या में जब 20 की वृद्धि की जाती है तो वह खुद का 116% हो जाता है ना, खुद का 116% हो जाता है। मतलब कि संख्या अगर 100% था तो उसमें वृद्धि कितना का हो रहा है आपका, 16% का वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो बताइए। तभी तो संख्या खुद का 116% हो गया। संख्या अगर 100 था तो उसमें 16 का वृद्धि करेंगे तो 116% होगा ना। अब देखिए 116% कब हो रहा है, जब उसमें 20 ऐड किया जा रहा है, खुद का 116%। तो 20 ऐड कर रहे हैं, जब हम लोग 20 ऐड कर रहे हैं तो खुद का 116% हो रहा है। संख्या था 100% और संख्या में ऐड कितना हुआ, अगर संख्या में देखा जाए तो ऐड कितना हुआ, 16%। और अगर नंबर में देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए तो हम लोग वृद्धि कितना का कर रहे हैं, तो 20 का। परसेंटेज में हम लोग 16% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और नंबर में हम लोग जो वृद्धि कर रहे हैं सो कितना का कर रहे हैं, 20 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 16% जो है आपका ना वो 20 के बराबर है। जब 16% 20 के बराबर है तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, 20/16 के बराबर होगा ना 1%। तो बताइए कि 100% यानी संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या अपना खुद का 100% होता है, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा 20/16 इंटू 100, यानी कि 4 चौके 16, 25 चौके 100 और 4 से कितना बार में, 4 5 20, यानी कि संख्या आपका हो गया कितना, 125। अब देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीका से अप्रोच करना है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरीका से अप्रोच करना है इसको। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो 1% हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये वाला जो कैलकुलेशन, इसको हम लोग पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं। एक मैं मेथड आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप ये जो है 16% का वैल्यू अगर 20 है तो डायरेक्ट आपको 100% का वैल्यू कैसे निकालना है ना, ये आप 1% बिना निकाले आप उसको निकालिएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, आगे बताऊंगा मैं इस चीज़ को समय आने पर कैसे करना है आपको। सो क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सो बताते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। बोल रहा है क्या कि ए की आय, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, ठीक है ना। ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है, चलो 30% है यहां पे क्वेश्चन में, 30% ज्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलो ठीक है, अब हम क्या बोले, सबसे पहला हमारा काम क्या है, परसेंटेज को पकड़ लेना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो आपका आएगा, देखिए कैसे होगा। परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, 30%। 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है सो कितना होता है, 3/10 होता है ना। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, तो समझना ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए की आय ज्यादा है बी की आय से, ज्यादा होगा ना। तो ए की आय ज्यादा है जब बी की आय से, तो जिससे कंपेयर करना है, ठीक है ना, उसको हम लोग बेस मान लेंगे। बेस किससे कंपेयर करना है, ए की आय को कंपेयर करना है बी की आय से। क्योंकि बी की आय से ना ज्यादा है ए की आय, तो हम क्या कर लिए कि नीचे वाला जो वैल्यू है ना डिनोमिनेटर, अब हम बी की आय को मान लेंगे डिनोमिनेटर का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इनकम के बारे में बात करते हैं, ए और बी का इनकम के बारे में, तो अगर बी क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है, यानी कि बी की आय कम होगी तो कम वाला मान लिए। चलो हम बी की आय क्या मान लेते हैं, हम 10 अगर यूनिट मान लेते हैं, तो ए की आय इससे 3 ज्यादा, इससे 3 ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ये 13 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, देखिए समझिएगा बात को। हम फ्रैक्शन वैल्यू लिए 30% इज इक्वल टू 3/10 होता है, ठीक है। हम आपको बताए थे कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल वैल्यू, और जो ऊपर का वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन वैल्यू, ठीक है। ये तो जान रहे हैं आप लोग सब। नीचे के वैल्यू को बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर का जो वैल्यू आता है ना उसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन वैल्यू, ठीक है। तो
बात होता है कि यहां पर किसको हम माने, जो डिनोमिनेटर संख्या माने तो माने किसको, सबसे बड़ा बात ये होता है। तो संख्या हम उसको मानेंगे कि जिससे हमको कंपेयर करना है। जैसे कि यहां पे बोला जा रहा है कि ए की आई बी की आई से 30% ज्यादा है, यानी कि बी की आई से कंपेयर करना है ए की आई को, और ए की आई जो है सो बी की आई से 30% ज्यादा है। तो हम बी की आई को मान लेते हैं 10, तो ए की आई उससे 30% ज्यादा, यानी कि ए की अगर बी है, बी का आई अगर 10 है तो ए की आई उससे 3 ज्यादा अर्थात 13। तो ए का आई कितना हो गया आपका 13 और बी का आई कितना हो गया 10। तो बोल रहा है कि B की आई A की आई से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, अब नीचे किसको रखेंगे वो आप बताइए, नीचे किसको रखेंगे। अब यहाँ पे कंपेयर किससे किया गया, B की आई को A की आई से कंपेयर किया गया, तो हम लोग नीचे में A की आई को रखेंगे और बोला गया है कि B की आई A की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है मतलब कितना कम है, यहां से देखा जाए तो 3 कम है, 3 आउट ऑफ 13 में 3 कम है ये। तो प्रतिशत में अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो जान रहे हैं आप लोग, ये तो पता है ना कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अब देखो, या तो इसको आप डायरेक्ट कर लो, या तो इसको आप 300/13 करोगे ना तो इसका जो आएगा 13 दूनी के 26, और यहाँ बचा आपका कितना 4 पर 40, 13 या 39, 1/13%, यानी कि 23.1/13%। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, कितना आ गया 23.1/13%। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो 3/13 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 7.9/13, और इसको 3 से गुना कर दोगे तो 23.1/13% आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको जैसे सहूलियत लगता है ना वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर हो गया और 7 नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे और होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हो सकता है कि पहला 2 क्लास में आप लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन अब क्वेश्चन धीरे धीरे आप अच्छे पैटर्न पे देखो क्वेश्चन को करने का, ये क्या अच्छे पैटर्न पे क्वेश्चन को करेंगे ना तो जल्दी आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो पाएगा। ठीक है ना, तो अच्छे पैटर्न पे क्वेश्चन को करने का कोशिश करें ताकि एग्जाम आपका आराम से निकल जाए। चलिए आगे आते हैं। बस इतना याद रखना है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं कंटेंट दूंगा ना, उससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं होगा, इतना मेरे पे विश्वास रखना बस आप लोग। ए की आई, अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इसमें। ए की आई बी की आई से 40% कम है। ठीक है, चलो ए की आई बी की आई से 40% कम है। ओके, यहाँ पे है जो 40% कम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की आई बी की आई से 40% कम है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है, तो B की आई A की आई से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, एक B की आई A की आई से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि इसको इस सब क्वेश्चन को बनाने का एक मतलब फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे आप लोगों को कि किसी भी प्रकार का फॉर्मूला आप लोग याद करें, क्योंकि फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब तुक नहीं है। अगर फॉर्मूला पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में अगर किसी चैप्टर में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, तो वो मेंसुरेशन में करना पड़ेगा। बाकी मैं जितना भी चीज़ पढ़ाऊँगा आपको मैं पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ा दूंगा यहाँ पे, और बिना फार्मूला का, आपको फार्मूला का यूज ना के बराबर आएगा उसमें। ठीक है ना, बस जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत फार्मूला का यूज आएगा वहाँ ये होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए की आई बी की आई से 40% कम है, तो सेम अप्रोच लेना है। चलिए 40% का मतलब क्या होता है, 40% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 40/100 होता है, ये तो पता है आप लोगों को, 2/5, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा सो कितना होगा, 2/5 होगा या नहीं होगा, बताइए। अब बात करना है हमको ए और बी के इनकम के बारे में, बात करना है किसके बारे में, ए और बी के इनकम के बारे में बात करना है, सॉरी ए और बी के इनकम के बारे में बात करना है। ठीक है ना, ए और बी के इनकम के बारे में बात करना है। तो देखिए क्या होगा, ए की आई बी की आई से 40% कम है, तो बी का आई से ए की आई कम है किससे, बी की आई से, तो बी की आई को अगर हम इस बार 5 मानते हैं तो ए की आई 40% कम, यानी कि ए की आई 2 कम, अर्थात ए की आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आई बी की आई से 40% कम है, यानी कि अगर बी की आई को हम 5 मानते हैं तो ए की आई उससे 2 कम, यानी कि कितना हो गया आपका, 3। आगे देखिए क्या बोलता है, सो ए की आई, अच्छा बी की आई
ए की आई से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले ये निकालो कि बी की आई ए की आई से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो बी की आई ए की आई से 2 ज्यादा है, ठीक है, चलिए 2 ज्यादा है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि किससे कंपेयर करना है, बी की आई को ए की आई से कंपेयर करना है। तो ए की आई को नीचे लिखेंगे, बी की आई को ऊपर, मतलब जितना कम ज्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, और इनटू में 100। 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब 33.1/3%। तो 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 66.2/3%। यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, अगर आप चीजों को समझेंगे और रेशियो बेस्ड पे उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे ना तो ज्यादा आसान हो जाता है चीज, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे होता है सो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 7 आपका हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर अब कहाँ तक हो गया था आपका, 8 तक हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका अब 9 चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सो समझेंगे। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि यदि टावर ए की ऊंचाई, यदि टावर ए की ऊंचाई, ए की ऊंचाई यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी की ऊंचाई के टावर बी से 42.6/7% अधिक है, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% अधिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, परसेंटेज को पकड़ लो। चलो परसेंटेज को जब पकड़ेंगे हम, तो परसेंटेज यहां पे कितना दिया हुआ है मेरा 42.6/7%। इसको तोड़ेंगे कैसे सो बताइए, दिमाग लगाइए कैसे तोड़ेंगे। 1/7 6/7 यानी कि 6 × 1/7। 1/7 कहां पढ़े थे, 7.1/7% में पढ़े थे ना 1/7। और 7.1/7% का क्या है 42, 6 ही गुना तो है और कुछ है ये बताइए। तो अगर हम इसको करेंगे 7.1/7% इंटू 6, तो मेरा आ जाएगा ना 7 × 42.6/7 आएगा या नहीं आएगा सो बताइए। आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है 7.1/7% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/14 होता है। देखो 7 को कंपेयर करना 14 से, अगर 7.1/7 रहेगा तो 1/14 और 14.2/7 रहेगा तो कितना हो जाएगा 1/7, ठीक है ना। तो यहां पे कितना हो गया आपका 1/14, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/7 आएगा ना, ये 7 ये 3। चलिए हो गया आपका, ये आपका क्या आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, देखो कितना आसानी से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज को। नहीं तो अगर लेके बैठोगे इसको चेंज करने तो काफी आप लोगों को मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। बस आपको ये जो परसेंटेज जो आपको लिखवाए थे ना, बस उसका सीट आप अपने पास रखें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। उससे फायदा पता है क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको परसेंटेज धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा, परसेंटेज का फ्रैक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि 7.1/7% इंटू 6, यानी कि ये इसका जो कितना आ गया, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया वो 3/7 आ गया। अब बात करते हैं टावर ए और टावर बी के बारे में। टावर ए और टावर बी के बारे में बात करते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% अधिक है, मतलब अधिक ऊंचा कौन है, अधिक ऊंचा कौन है, टावर ए ऊंचा है ना। तो हम लोग जो नीचे का जो वैल्यू मानेंगे सो क्या मानेंगे,
टावर बी को मानेंगे, क्योंकि कंपेयर हमको टावर ए को किससे करना है, टावर बी से करना है। क्लियर। अब देखिए, तो अगर हम मान लेते हैं कि टावर बी का हाइट 7 है, 7 यूनिट है, तो टावर ए का हाइट कितना हो जाएगा, टावर ए का जो हाइट होगा सो 3 यूनिट ज्यादा, अर्थात 10 यूनिट होगा या नहीं होगा, बताइए। होगा ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यदि टावर बी का हाइट 7 यूनिट है, तो टावर ए का हाइट कितना होगा, 10 यूनिट होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या बोलता है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है, टावर ए से कितनी कम है, कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है टावर ए से। तो हम नीचे किसको रखेंगे, टावर ए को रखेंगे। कितनी कम है, कितनी कम है मतलब कि 10 है, ये 7 है, मतलब कम कितना है, 3 का कम है, 3 हो गया। इनटू में 100%, क्योंकि परसेंट में निकालना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30%। मतलब इसका जो आंसर हुआ सो कितना हो गया आपका 30%। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 8271843047। अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं उसका PDF चाहिए होगा तो एक मेरे को इस पे व्हाट्सअप कर देना, मैं ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। ये नंबर है। चले, अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग अप करते जाएंगे, अप करते जाएंगे, अप करते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको काफ़ी ऊंचाई तक हम लोग लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे लेवल तक हम लोग क्वेश्चन को लेकर के जाएंगे। चले, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है सो देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये, आई थिंक सो 10 होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि ए की आई, क्या बोल रहा है, ए की आई, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बी की आई से 40% ज्यादा है, ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है। बी की आई, आगे बोल रहा है, बी की आई सी की आई से 20% कम है। 20% क्या है, कम है। सी की आई से 20% कम है। तो ए और सी के आई का अनुपात ज्ञात करें। तो ए और सी के आई का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन तो यही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, आई थिंक सो। बोल रहा है क्या कि ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है, बी की आई सी की आई से 20% कम है, तो ए और सी की आई के अनुपात ज्ञात करें। यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन में बताइए, आप लोग बताइएगा। पकड़ लो आपका ये परसेंटेज को, परसेंटेज कितना कितना है, 40% यानी कि 2/5, और सेकेंड है 20% यानी कि 1/5। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से यहां तक के पहले बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहां से कहां तक के बारे में बात करेंगे, यहां से यहां तक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहां से यहां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं ए और बी का रेशियो पहले। ए की आई बी की आई से 40% ज्यादा है, 40% वाला लेकर के चलो। किसकी आई ज्यादा है, ए की आई ज्यादा है, किससे, बी की आई से। तो कंपेयर किसका हो रहा है, ए का किससे, बी से कंपेयर हो रहा है। तो हम पता है जिससे कंपेयर करना होता है उसको उसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू जो होता है उसी को मानते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या मान देते हैं कि बी का जो वैल्यू है वो 5 रहेगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40% ज्यादा अर्थात 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है सो बताइए हमको, नहीं है कोई दिक्कत। अब आगे टर्म में बोलता है बी की आई सी की आई से 20% कम है। चलो ठीक है, यहां एक सी ले लेते हैं हम। बी की आई सी की आई से 20% कम है, यही बोल रहा है। अब देखो, बी की आई
सी की आई से 20% कम है। अब यहां पे कंपेयर किसको करना है, बी को करना है, किससे करना है, सी की आई से। तो हम जो कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वैल्यू का हम वही संख्या मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अगर सी का आई 5 रहा होगा तो बी का आई 5 से 1 कम यानी कितना रहा होगा, आपका 4 रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी की आई सी की आई से 20% कम है, यही बोल रहा है ना, बी की आई सी की आई से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। क्लियर है। अब देखो बहुत नाइंसाफी हो गया, कहां नाइंसाफी हुआ सो देखना। अब देखो यहां पे b का वैल्यू 5, यहां पे b का वैल्यू 4, यहां पे b का वैल्यू 5 और यहां पे b का वैल्यू कितना 4। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, बस b के वैल्यू को अब बराबर कर दो। b का वैल्यू को बराबर कैसे करोगे, चलो देखो बताते हैं। यहां 5 है, यहां 4 है, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या b का वैल्यू बराबर नहीं होगा, हो जाएगा ना, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 होगा ना। लेकिन यहां a और c के वैल्यू पर भी तो इंपैक्ट पड़ेगा, सी का a और c का वैल्यू पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। देखो क्या होता है तब, जब नया रेशियो जब आएगा a b और c का, a b और c का, सो कितना आएगा, 7 चौके 28, 5 चौका 20 और 5 बचे 25। ठीक है, यही एक्चुअल में आपका इनकम का रेशियो आ गया, किसमें किसमें, ए बी और सी का इनकम का रेशियो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 28, 20 और 25, तुमसे जो पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है वो ए और सी की आय का अनुपात पूछा गया है। तो बताइए ए और सी का आय का अनुपात क्या हो जाएगा, ए और सी का आय का अनुपात कितना होगा, ए और सी का आय का अनुपात 28 और 25 होगा ना, 28 इंटू 25, यही हो गया आपका आंसर। देखो कितना आसान था, देखो इस क्वेश्चन को। क्लियर, कोई दिक्कत है बताइए। ए की आई बी की आई से, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज, आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे आपका 2 ठो रेशियो बना, बस उसको एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग थोड़ा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है, ये आपका 10 नंबर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, से 50% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। सी की आय ए की आय का 2/3 गुना है, सी की आय ए की आय का 2/3 गुना है। डी की आय सी की आधी है, सी की आधी है। डी की आय में 10% वृद्धि की जाती है। आगे बोल रहा है क्या, डी की आय में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की आय का कितने प्रतिशत है, कब, वृद्धि के बाद। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं इतना देर में।
क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक देखिए, ए की आई बी की आई से 50% अधिक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की आई बी की आई से 50% अधिक है। सी की आई ए की आई की 2/3 गुना है, ठीक है चलो हो गया। डी की आई सी की आई की आधी है, डी की आई सी की आई की आधी है, ठीक है चलो हो गया। डी की आई में 10% की वृद्धि की जाती है, डी की आई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि बी की आई डी की आई की कितनी प्रतिशत है। क्लियर है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या बोलना है। सो देखो बोल क्या रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज है उसको पहले लिख लीजिए। हम तो ये बोलेंगे कि परसेंटेज को पहले एक जगह लिख लो। 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, 10% को हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल लिख के रख ले रहे हैं। अगर हमको जरूरत पड़ा तो हम यूज़ करेंगे, नहीं जरूरत पड़ा तो यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन पहले से हम सारी चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ए की आई बी की आई से 50% अधिक है, तो पहले ए और बी का रेशियो निकालो। ए का आई बी की आई से 50% अधिक है, यानी कि अगर बी का आई को हम 2 मान लेते हैं तो ए का आई ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 1 अधिक यानी कि 3 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बोलता है क्या, सी की आई ए की आई का 2/3 गुना है। चलो ठीक है, सी की आई ए की आई का 2/3 गुना है। चलो सी का आई ए की आई का 2/3 गुना मतलब यही होगा ना, होगा या नहीं होगा। सो बताइए हमको, होगा। तो हमको बताओ कि जब हम c बटा ए करते हैं तो 2/3 आता है, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, c और a का जो रेशियो है वो कितना है आपका 2:3 है। c और a का रेशियो 2:3 है, होगा या नहीं होगा। सो बताइए। अब देखिए यहाँ पर एक रेशियो a और b का आया, यहाँ पर एक रेशियो c और a का आया। चलो इसे कंबाइन करके a b c का रेशियो निकाल सकते हैं हम। देखिए कैसे निकालेंगे, a हो गया, b हो गया और c हो गया। अब देखो यहाँ पर a 3 है और यहाँ पर भी a 3 है, मतलब कि रेशियो बैलेंस है आपका। रेशियो तो बैलेंस है, क्योंकि जो कॉमन टर्म होता है वो अगर बैलेंस है आपका तो रेशियो भी बैलेंस है। इतना तो पता है आप लोगों को, मैं बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और c कितना है 2 है, तो c को हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3:2 का रेशियो आ गया। आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है d की आई c की आधी है। d की आई ना c की आधी यानी कि c/2 होगा, होगा या नहीं। यानी कि अगर d और c का रेशियो लेंगे हम तो 1/2, तो d/c कितना हो जाएगा 1:2। अब देखो ए बी सी का रेशियो 3:2:2 और डी और सी का रेशियो 1:2 है ना। अब देखो यहाँ पर भी C2, यहाँ पर भी C2। अब चूंकि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों में कॉमन टर्म्स उसी को पकड़ेंगे ना। और कॉमन टर्म्स क्या है, मेरा C है, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी कि रेशियो तो बैलेंस है। जब रेशियो बैलेंस है तो A B C और D का जो रेशियो आएगा ना वो कितना आ जाएगा 3, 2, 2 और 1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना एक चीज़ को कि कोई भी रेशियो जो होता है ना कभी भी किसी कंप्लीट नंबर को शो नहीं करता है। ठीक है ना, कभी भी किसी कंप्लीट नंबर को वो शो नहीं करता है। आप रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप रेशियो को भाग भी कर सकते हो, काट भी सकते हो। ठीक ना, तो मतलब कि ए बी सी और डी जो है ना वो पूरा कंप्लीट एक नंबर को नहीं, मतलब एक, इसका मतलब ये नहीं है कि a = 3, b = 2, c = 2 और d = 1। बिल्कुल गलत, एकदम नहीं हो सकता है ये a का कोई मल्टीपल होगा, a है सो 3 का कोई मल्टीपल होगा, b जो है सो 2 का कोई मल्टीपल होगा, c जो है सो 2 का कोई मल्टीपल होगा और d भी जो है सो 1 का कोई मल्टीपल होगा या 1 होगा, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक ना, अब देखो तो इसलिए हम इसको बोले कि देखो जब इस तरीका का आपको रेशियो मिल जाता है ना तो अपना मन से काम किया करो। पता है क्या, इस तरीका का रेशियो और आपको वृद्धि करना है 10%, किसमें डी में वृद्धि करना है ना 10% का, तो अपना मन से काम किया करो। अपना मन से डबल जीरो लगा दो। इसको मान लो 300, इसको मान लो 200, इसको मान लो 200 और इसको मान लो 100। तो देखो हम आपको क्या बताए थे कि रेशियो कभी भी एक कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम 300, 200 और 100 मान भी लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा रेशियो पे? नहीं, चूंकि 2 0 से ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो फिर से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अब देखो आगे क्या बोलता है। सो आगे बोलता है कि यदि डी की आई में 10% की वृद्धि की जाती है। अब देखो डी का आई तो 100 है, यहाँ से रेशियो में अगर देखा जाए तो डी का आई तो 100 है। अगर हम इसमें 10% का वृद्धि करेंगे तो 10 वृद्धि होगा, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% तो 10 होता है।
ठीक है। तो 10 का वृद्धि करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा वो रेशियो, 10 वृद्धि करेंगे तो 110 होगा ना, तो 110। चलो ठीक है। इसके बाद बोलता है क्या कि डी की आई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात करें कि बी की आई डी की आई की कितने प्रतिशत है, बी की आई डी की आई की कितने प्रतिशत है। चलिए ठीक है। अब बी का आई क्या है मेरा यहाँ पे, बी का आई मेरा यहाँ पे 200 है, यहाँ इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो बी की आई पूछा क्या गया है, बी की आई ज्ञात कीजिए कि बी की आई डी की आई की कितने प्रतिशत है, ज्यादा कम नहीं पूछा गया है, बी के आई को डी की आई से कंपेयर करने के लिए कहा गया है। तो बी का आई कितना था, 200 था, ए की आई डी की आई कितना आया 110, ठीक है ना। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई 11%। यही हो गया क्या आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। और इस क्वेश्चन को करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एसएससी वगैरह का एग्जाम दोगे ना तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए उसमें मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन को करवा दिए हैं, ठीक है। और हम आपको हमेशा से बोल के चले हैं कि हम आपको अच्छे लेवल का एक कंटेंट देंगे, काफ़ी अच्छा लेवल का एक कंटेंट देंगे आपको, ठीक है ना। तो आप बस इतना ही करो, काफ़ी आपके लिए। अच्छे से समझ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन को कैसे किया गया है। सो ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हो चुका है आज के लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नया कॉन्सेप्ट आएगा अब, ठीक है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन तो काफ़ी सारा कर चुके हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन पर डे निकाल दे हम लोग, ठीक है ना। अगर 8 से 10 क्वेश्चन पर डे हो जाता है तो समझो कि काफ़ी अच्छा हो जा रहा है फिर। चलिए फिर चलो अब देखो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है सो समझना, ठीक है ना। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही मान के चलो इसको। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर जो होता है सो बराबर होता है प्राइस और कंजप्शन के, ठीक है ना। प्राइस और कंजप्शन के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब तो खर्च होता है, ठीक है ना। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब तो मूल्य होता है। और कंजप्शन का मतलब क्या होता है, कंजप्शन का मतलब होता है खपत। अब देखो कैसे इसको ये करना है सो समझना। मान लो कि आपको आपके घर में चीनी 5 किलो का खपत है, मान के चलो कि आपके घर में चीनी 5 किलो का खपत है, मतलब कि खपत आप जो चीनी कर रहे हैं सो कितना कर रहे हैं आप, 5 केजी का खपत कर रहे हैं। और चीनी का जो मूल्य है ना वो 10 रुपया पर किलोग्राम है। चीनी का मूल्य कितना है आपका, 10 रुपया पर किलोग्राम। तो खर्च आप टोटल कितना किए, 50 रुपया खर्च किया या नहीं किया। तो ये फॉर्मूला बस इसी से बना हुआ है, आपके नॉर्मल लाइफ से बना हुआ फॉर्मूला है ये। मतलब कि अगर चीनी का मूल्य 10 रुपया है और आप एक महीना में या एक दिन में जब भी मान के चलो अगर आप 5 केजी चीनी का खपत करते हैं तो आप टोटल आपके जेब से पैसा कितना निकला, टोटल कितना जेब से पैसा निकला, 10 × 5 यानी कि 50 रुपया निकला या नहीं निकला सो बताइए। 10 × 5 निकला यानी कितना निकला ये आपके जेब से 50 रुपया निकला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक सो यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखो हमको आपको बताना क्या है सो समझना, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि मूल्य में आपका वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना, मूल्य में आपका किसी भी तरीक़ा से मान लो कि अगर मूल्य में आपका वृद्धि हो रहा है, मान के चलो कि मूल्य आपका 5 रुपया है और मूल्य 5 रुपये से 10 रुपया कर दिया गया, ठीक है ना। मूल्य 5 रुपया से 10 रुपया कर दिया गया और खर्च आपका 100 रुपया है, अभी भी 100 रुपया रखा गया। मान के चलो हम आपको जैसे बता रहे समझना, पहले जो मूल्य था वो 5 रुपया था लेकिन मूल्य को बढ़ा करके 10 रुपया कर दिया गया, लेकिन खर्च आपको 100 रुपया ही रखना है। खर्च आपको कितना रखना है, 100 रुपया ही रखना है। मतलब आपका एक्सपेंडिचर खर्च तो सेम है ना, खर्च तो सेम है। और जब खर्च सेम होता है ना तो क्या होगा, जो प्राइस का जो रेशियो होगा वो हमेशा कंजप्शन के रेशियो का उल्टा होगा। यानी कि अगर मूल्य 5 से 10 हो रहा है ना तो खपत आपका 10 से कितना हो जाएगा, 5। एक्सपेंडिचर से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको इतना देखना है कि क्या एक्सपेंडिचर मेरा सेम है या फिर सेम नहीं है,
ठीक है, समझ में आया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका एक्सपेंडिचर सेम है या सेम नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि प्राइस क्या होगा जब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन है, तो प्राइस क्या होगा। तो प्राइस आप बोलोगे कि प्राइस तो कुछ भी नहीं होगा सर, एक्सपेंडिचर और डिवाइडेड बाय में, एक्सपेंडिचर और डिवाइडेड बाय में अगर हम लोग कंजप्शन से इसको भाग देते हैं तो मेरा प्राइस निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्लियर है सबको। और अगर हम आपसे पूछते हैं कंजप्शन क्या होगा, तो कंजप्शन आप बोलोगे एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, यही होगा ना कि प्राइस अगर आपसे पूछा जाए तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय कंजप्शन, और कंजप्शन अगर पूछा जाए तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं बस, ठीक है ना, उसके बाद मैं आप लोगों को आज छुट्टी करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हम लोग आज का क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है सो समझना। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर कितना है जो भी रहे आप लोग देख लेना, 12 होगा ये, ठीक है। दूध की कीमत में 35% वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपने खपत में कितनी कमी करे कि खर्च केवल 8% बढ़े, ठीक है, खर्च केवल 8% बढ़े। अब देखो हम आपको क्या बताएं, हमको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। बोल क्या रहा है, दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर, यानी कि प्राइस में 35% की वृद्धि हो रहा है। 35% का मतलब क्या होता है, 35/100 होता है ना, 35/100 ही होता है ना। तो यहाँ देखना कैसे करते हैं सो, मतलब कि अगर पहले प्राइस दूध का 100 रुपया था, तो अब 35 रुपया बढ़ के दूध का प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 135 रुपया होगा या नहीं होगा, बताइए, क्लियरली होगा ना। और बोल क्या रहा है कि अपने खपत में कमी करे कि खर्चा केवल 8% बढ़े, यानी कि एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 8% का। मतलब कि अगर पहले 100 रुपया का एक्सपेंडिचर वो खर्च कर रहा था, तो अब उसको खर्च कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 108 रुपया खर्च करना है। तो अब हो गया ना, क्वेश्चन तो आपका आ गया। अब देखो कैसे क्वेश्चन आ गया, देखो हमको चाहिए कंजप्शन चाहिए हमको। कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है। चलिए एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यानी कि यहाँ पे अगर हम कंजप्शन देखें तो कंजप्शन 100 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 135, यही होगा ना कंजप्शन का रेशियो जो आएगा। तो लिखो इसको रेशियो में अगर लिख देते हैं 100 डिवाइडेड बाई 100 और 108 डिवाइडेड बाई 135, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, होगा ना, कोई दिक्कत। अब देखो 8 और 1 9 और 5 3 8 1 9, 9 से दोनों कैंसिल है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक है। 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि रेशियो जो रहा है 1:4/5 आ रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल रेशियो में करने के लिए क्या करो ना, कि जो डिनोमिनेटर टर्म आ रहा है उससे उस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो सिंगल रेशियो आएगा आपका सो कितना आ जाएगा बताओ, 5:4 आ जाएगा ना, 5:4 आ गया आपका सिंगल रेशियो जो आ गया सो। तो कंजप्शन उसको कितना करना पड़ेगा, कंजप्शन उसको 5 से 4 करना पड़ेगा ना, कंजप्शन 5 से 4 कि नहीं करना पड़ेगा, सो बताइए। कंजप्शन उसको कितना करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा। पहले वो कंजप्शन 5 कर रहा था और अब उसको कंजप्शन कितना करना है, 4, यानी कि पहले वो खपत 5 कर रहा था, तो अब उसको खपत कितना करना है, 4। तो बताओ कि कितना कम करेगा, कितना ये अपने खपत में कितनी कमी करे, कितनी प्रतिशत कमी करे, कितनी कमी नहीं होगा, कितनी प्रतिशत कमी होगा। तो कितना कमी हो रहा है, अगर यहाँ से देखा जाए तो एक कितना पर, पहले 5 करता था तो 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, उसको 20% का कमी करना पड़ेगा, ठीक है ना। 20% का कमी अगर करेगा तो उसका काम हो जाएगा। और अगर इसको देख लो, इस तरीका से बना लोगे इस क्वेश्चन को, अगर पहली बार जब बनाना तो इस तरीका से बनाना, और जब आप लोग निपुणियत हासिल करने लगोगे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से क्या करना है,
हुआ क्या था कि जब हम लोग रेशियो लिए थे तो कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो एक्सपेंडिचर के नीचे प्राइस आएगा तो ये 100 से 100 ऑटोमेटिकली कट जाएगा कि नहीं कटेगा, सो बताइए, कटेगा। उसी प्रकार यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, ये 12, ये 15, ये 3, 3 चौके 12, ये 4 और ये 5, तो आपका रेशियो कितना आ गया, ये रेशियो आ गया 1 और ये रेशियो कितना आ गया आपका 4/5, 4/5, तो 1:4/5। अगर हम कंप्लीट रेशियो में नीचे वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि जो कंजप्शन का जो रेशियो होगा सो 5 से कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4, यानी कि 1 का 5 पर तो 100 पर कितना 20%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइएगा हमको, ठीक है, मैसेज करके या फिर हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि सारा आपको क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो ना तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं क्लियर है, तो मैं आपको अगले सेशन में जो भी क्लास होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। और शायद हो सकता है कि कल मैं वीडियो ना दे पाऊँ, क्योंकि कल मुझे कुछ काम है, ठीक है, कल कुछ पर्सनल काम के कारण मैं बाहर जाऊँगा थोड़ा। तो आप लोग जितना क्वेश्चन में दिया हो उसको आप लोग रिवाइज करते रहो और मैं थोड़ा सा सीख करके PDF वगैरह डाल दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा PDF का जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं, तो फिर क्वेश्चन लिखने का झमेला से आप लोग बच जाइएगा, ठीक है ना। और लेकिन देखो क्वेश्चन लिखने से फ़ायदा क्या होता है ना कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स तैयार होगा तो आप आराम से उसको रिवीजन कर सकते हो, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और कि देखो वीडियो को पूरा देखो तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा, अगर वीडियो को आधा अधूरा देखोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वीडियो को जब पूरा देखोगे तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। चलो ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।